नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास अप्सरा भाग 2। रॉबिन्सन ने सिर झुका लिया, मानो अपना अदब जाहिर कर रहे हों। फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। कैथरीन से उन्होंने धीमे शब्दों में कुछ कहा, नीचे उसे अलग बुलाकर फिर अपनी मोटर में बैठ गए। कनक ने अपनी मोटर से हैमिल्टन और दारोगा को उनके स्थान पर पहुंचवा दिया। अदालत लगी हुई थी। एक हिस्सा रेलिंग से घिरा था। बीच में बड़े तख्त पर मेज और कुर्सी रखी थी। मजिस्ट्रेट मिस्टर रॉबिन्सन बैठे थे। एक और कटघरे के अंदर बंदी राजकुमार खड़ा हुआ। एक दृष्टि से बेंच पर बैठी हुई कनक को देख रहा था और देख रहा था उन वकीलों, बैरिस्टरों और कर्मचारियों को जो उसे देख देख कर आपस में एक दूसरे को खोद खोद कर मुस्कुरा रहे थे, जिनके चेहरे पर झूठ, फरेब, जाल, दगाबाजी, कठोज्जती, दंभ, दास्य और तोता चश्मी सिनेमा के बदलते हुए दृश्यों की तरह आ जा रहे थे और जिनके पर्दे में छिपे हुए वे सुख, वैभव और शांति की सांस ले रहे थे। वहां के अधिकांश लोगों की दृष्टि निस्तेज, सूरत बेईमान और स्वर कर्कश था। राजकुमार ने देखा, एक तरफ पत्रों के संवाददाता भी बैठे हुए थे, एक तरफ वकील, बैरिस्टर तथा दर्शक। वहां कनक उसके लिए सबसे बढ़कर रहस्यमय थी। बहुत कुछ मानसिक प्रयत्न करने पर भी उसके आने का कारण वह न समझ सका। स्टेज पर कनक को देखकर उसके प्रति दिल में अश्रद्धा, अविश्वास तथा घृणा पैदा हो गई थी। जिस युवती को ईडन गार्डन में एक गोरे के हाथों से उसने बचाया, जिसके प्रति सभ्य, संभ्रांत महिला के रूप में देखकर वह सभक्ति खिंच गया था, वह स्टेज की नायिका है, यह उसके लिए बर्दाश्त से बाहर की बात थी। कनक का समस्त सौंदर्य इसके दिल में पैदा हुए इस घृणा भाव को प्रशमित तथा पराजित न कर सका। उस दिन स्टेज पर राजकुमार दो पार्ट कर रहा था, एक मन से, दूसरा जबान से। इसीलिए कनक की अपेक्षा वह कुछ उतरा हुआ समझा गया था। उसके सिर्फ दो एक स्थल अच्छे हुए थे। इजलास में कनक को बैठी देखकर उसने अनुमान लगाया शायद पुलिस की गवाह या ऐसी ही कुछ होकर आई है। क्रोध और घृणा से हृदय तक भर आया। उसने सोचा, ईडन गार्डन में उससे गलती हो गई। मुमकिन है वह साहब की प्रेमिका रही हो और व्यर्थ ही उसने साहब को दंड दिया। राजकुमार के हृदय प्राचीर पर जो अस्पष्ट रेखा कनक की थी बिल्कुल मिट गई। मनुष्य के लिए स्त्री कितनी बड़ी समस्या है, इसकी सोने सी देह के भीतर कितना तीव्र जहर। राजकुमार सोच रहा था, मैंने भी कितना बड़ा धोखा खाया, इसका दंड ही से प्रायश्चित करना ठीक है। राजकुमार को देखकर कनक की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार तथा दूसरों की आंखें बचा रुमाल से चुपचाप उसने आंसू पोंछ लिए। उस रोज लोगों की निगाह में कनक ही कमरे की रोशनी थी। उसे देखते हुए सभी की आंखें औरों की आंखों को धोखा दे रही थीं। सबकी आंखों की चाल तिरछी हो रही थी। एक तरफ दारोगा साहब खड़े थे, चेहरा उतरा हुआ था। राजकुमार ने सोचा, शायद मुझे अकारण गिरफ्तार करने के विचार से यह उदास हैं। राजकुमार बिल्कुल निश्चिंत था। दारोगा साहब ने रविवार के दिन रॉबिन्सन का जैसा रुख देखा था, उसके अनुसार शहादत के लिए दौड़ धूप करना अनावश्यक समझ अपने बर्खास्त होने, सजा पाने और न जाने किस किस तरह की कल्पनाएं लड़ा रहे थे। इसी समय मजिस्ट्रेट ने दारोगा साहब को तलब किया, पर यहाँ कोई तैयारी थी ही नहीं। बड़ी करुण भाव से, दृष्टि में कृपा चाहते हुए दारोगा साहब मजिस्ट्रेट को देखने लगे। अभियुक्त को छोड़ देना ही मजिस्ट्रेट का अभिप्राय था, इसलिए उन्होंने उसी रोज उसके पैरवीकार सॉलिसिटर जयनारायण को उसकी भलमनसाहत के सबूत लेना आरंभ किया। कनक एकाग्रचित्त हो मुकदमे की कार्रवाई देख रही थी। राजकुमार के मन का एकाएक परिवर्तन हो गया। वह अपने पक्ष में प्रमाण पेश होते हुए देख चकित हो गया। कुछ समझ में न आया उसकी। उस समय कनक का उत्साह देखकर वह अनुमान करने लगा कि शायद यह सब व्यवस्था इसी की हुई है। कनक के प्रति उसकी भावनाएं बदल गई, आंखों में श्रद्धा आ गई। पर दूसरे ही क्षण उपकृत द्वारा मुक्ति पाने की कल्पना कर वह बेचैन हो उठा। उस जैसे निर्भीक वीर के लिए जिसने स्वयं ही यह सब आफत बुला ली थी। कितनी लज्जा की बात है कि वह एक साधारण बाजारू स्त्री की कृपा से मुक्त हो। क्षोभ और घृणा से उसका सर्वांग मुरझा गया। जोश में आ वह अपने कटघरे से पुकार कर बोला, मैंने कसूर किया है। मजिस्ट्रेट लिख रहे थे। नजर उठाकर एक बार उसे देखा, फिर कनक को। कनक घबरा गई। राजकुमार को देखा, वह निश्चिंत दृष्टि से मजिस्ट्रेट की ओर देख रहा था। कनक ने वकील को देखा, राजकुमार की तरफ फिरकर वकील ने कहा, तुमसे कुछ पूछा नहीं जा रहा, अतः तुम्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं। फैसला लेकर हंसते हुए वकील ने कहा। राजकुमार छोड़ दिए गए। वकील को पुरस्कृत कर राजकुमार का हाथ पकड़ कनक अदालत से बाहर निकल चली। साथ साथ कैथरीन भी चली। पीछे पीछे हंसती हुई कुछ जनता।
रास्ते पर एक किनारे कनक की मोटर खड़ी थी। राजकुमार और कैथरीन के साथ कनक भी पीछे की सीट पर बैठ गई। ड्राइवर गाड़ी ले चला। एक अज्ञात मनोहर प्रदेश में राजकन्या की तलाश में विचरण करते हुए पूर्वश्रुत राजपुत्र की याद आई। राजकुमार निर्लिप्त दृष्टा की तरह वह स्वर्णिम स्वप्न देख रहा था। मकान के सामने गाड़ी खड़ी हो गई। कनक ने हाथ पकड़कर राजकुमार से उतरने के लिए कहा। कैथरीन बैठी रही। दूसरे रोज आने का कनक ने उससे आग्रह किया। ड्राइवर उसे पार्क स्ट्रीट ले चला। ऊपर सीधे कनक माता के कमरे में गई। बराबर राजकुमार का हाथ पकड़े रही। राजकुमार भावावेश में यंत्रवत उसके साथ साथ चल रहा था। यह मेरी माँ है, राजकुमार से कहकर कनक ने माता को प्रणाम किया। आवेश में स्वतः प्रेरित की तरह अपनी दशा तथा परिस्थिति के ज्ञान से रहित राजकुमार ने भी हाथ जोड़ दिए। प्रणाम कर प्रसन्न कनक राजकुमार से हटकर खड़ी हो गई। माता ने दोनों के मस्तक पर स्नेह स्पर्श कर आशीर्वाद दिया और नौकरों को बुलाकर उन्हें हर्ष से एक एक महीने की तनख्वाह देकर पुरस्कृत किया। कनक राजकुमार को अपने कमरे में ले गई। मकान देखते ही कनक के प्रति राजकुमार के भीतर संभ्रम का भाव पैदा हो गया था। कमरा देखकर उसे ऐश्वर्य से वह और भी नत हो गया। कनक ने उसे गद्दी पर आराम करने के लिए बैठाया। खुद भी एक बगल बैठ गई। 2 रोज से आंख नहीं लगी। सोऊंगा? सोइए, कनक ने आग्रह से कहा। फिर उठकर हाथ की बनी बेलबूटेदार एक पंखी ले आई और बैठकर छलने लगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बिजली का पंखा तो है ही, खुलवा दीजिए, राजकुमार ने सहज स्वर से कहा, जैसे किसी ने कनक का कलेजा मसल दिया हो। खुलवा दीजिए। ओह, कितना दुराव। आंखें छल छल आईं। राजकुमार आंखें मूंदे पड़ा था। संभल कर कनक ने कहा, पंखे की हवा गर्म होगी। वह उसी तरह पंखा झलती रही। हाथ थोड़ी ही देर में दुखने लगे। कलाइयां भर आईं, पर वह झलती रही। उत्तर में राजकुमार ने कुछ भी न कहा। उसे नींद लग रही थी। धीरे धीरे सो गया। राजकुमार के स्नान आदि का कुल प्रबंध कनक ने उसके जागने से पहले ही नौकरों से करा रखा था। राजकुमार के सोते समय सर्वेश्वरी कन्या के कमरे में एक बार गई और उसे पंखा झलते देख हंसकर लौट आई। कनक माता को देखकर उठी नहीं। लज्जा से आंखें झुका उसी तरह बैठी पंखा झलती रही। 2 घंटे बाद राजकुमार की आंखें खुली। देखा कनक पंखा झल रही है। बड़ा संकोच हुआ। उससे सेवा लेने के कारण लज्जा भी हुई। उसने कनक की कलाई पकड़ ली। कहा, बस, आपको बड़ा कष्ट हुआ। एक तीर पुनः कनक के हृदय लक्ष्य को पार कर गया। चोट खा कांपकर संभल गई। कहा, आप नहाइएगा नहीं? हाँ, स्नान तो जरूर करूंगा, पर धोती? कनक हंस पड़ी और बोली, मेरी धोती पहन लीजिएगा। मुझे इसमें कोई लज्जा नहीं। तो ठीक है, थोड़ी देर में आपकी धोती सूख जाएगी। कनक के यहाँ मर्दानी धोतियां भी थीं, पर स्वाभाविक हास्य प्रियता के कारण नहाने के पश्चात राजकुमार को उसने अपनी ही एक धुली हुई साड़ी दी। राजकुमार ने भी अम्लान अविचल भाव से वह साड़ी मर्दों की तरह पहन ली। नौकर मुस्कुराता हुआ उसे कनक के कमरे में ले गया। हमारे यहाँ भोजन करने में आपको कोई एतराज तो न होगा? कुछ भी नहीं, मैं तो प्रायः होटलों में खाया करता हूँ, राजकुमार ने असंकुचित स्वर से कहा। क्या आप मांस खाते हैं? हाँ, मैं सक्रिय जीवन के समय मांस को एक उत्तम खाद्य मानता हूँ, इसीलिए खाता हूँ। इस वक्त तो आपके लिए बाजार से भोजन मंगवाती हूँ, शाम को पकाऊंगी, कनक ने विश्वस्त स्वर से कहा। राजकुमार ने देखा जैसे अज्ञात, अब तक अपरिचित शक्ति से उसका अंग अंग कनक की ओर खींचा जा रहा था। जैसे चुंबक की तरफ लोहे की सुइयां। केवल हृदय के केंद्र में दृष्टा की तरह बैठा हुआ वह उस नवीन प्रगति से परिचित हो रहा था। वहीं बैठी हुई थाली में एक एक खाद्य पदार्थ चुन चुनकर कनक ने रखा। एक तश्तरी पर ढक्कनदार ग्लास में बंद वासित जल रख दिया। राजकुमार भोजन करने लगा। कनक वहीं एक बगल बैठकर पान लगाने लगी। भोजन हो जाने पर नौकर ने हाथ घुड़ा दिए। पान की रकाबी कनक ने बढ़ा दी। पान खाते हुए राजकुमार ने कहा, आपका शकुंतला का पाठ उस रोज बहुत अच्छा हुआ था। हाँ, धोती तो अब सूख गई होगी। इसे ही पहने रहिए। समझ लीजिए, अब आप ही शकुंतला हैं। निस्संदेह आपका पाठ बहुत अच्छा हुआ था। आप कहें तो मैं दुष्यंत का पाठ करने के लिए तैयार हूँ। मुखर कनक को राजकुमार कोई उत्तर न दे सका। कनक उठकर दूसरे कमरे में गई और धुली हुई मर्दानी धोती ले आई। इसे पहन लीजिए, यह मैली हो गई है, सहज आंखों से मुस्कुराकर कहा कनक ने। राजकुमार ने धोती पहन ली। कनक फिर चली गई। अपनी एक रेशमी चादर ले आई। इसे ओढ़ लीजिए। राजकुमार ने ओढ़ दिया। एक नौकर ने आकर कहा, मां जी याद कर रही हैं? अभी आई, कहकर कनक माता के पास चली गई। हृदय के एकांत प्रवेश में जीवन का एक नया ही रहस्य खुल रहा है। वर्षा की प्रकृति की तरह जीवन की धात्री देवी नए साज से सज रही है।
एक श्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कभी कभी बिना उसके जाने हुए ही लालसा के हाथ फैल जाते हैं। आज तक जिस एक ही स्रोत से बहता हुआ वह चला आ रहा था, अब एक दूसरा रुख बदलना चाहता है। एक अप्सरा कुमारी संपूर्ण ऐश्वर्य के रहते हुए भी आंखों में प्रार्थना की रेखा लिए रूप की ज्योति से जगमग मानो उसी के लिए तपस्या करती आ रही है। राजकुमार चित्त को स्थिर कर विचार कर रहा था, ये सब क्या है? क्या इस ज्योति से मिल जाऊं, न जल जाऊं तो इसे निराश कर दूं, बुझा दूं? न मैं इतना कर्कश तीव्र निर्दय न हूंगा। फिर यह चित्र कितना सुंदर, कितना स्नेहमय है। मैं तो प्रतिश्रुत हूं कि इस जीवन में भोग विलास को स्पर्श भी न करूं। प्रतिज्ञा की हुई प्रतिज्ञा से टल जाना महापाप है। और यह स्नेह का निरादर कनक के भावों से राजकुमार को अब तक मालूम हो चुका था कि वह पुष्पसी की पूजा में चढ़ गया है। उसके द्वारा रक्षित होकर उसने अपनी पुष्पचिर रक्षा का भार उसे सौंप दिया है। उसकी आकार, इंगित और गति इसकी साक्षी हैं। राजकुमार धीर और शिक्षित युवक था। उसे कनक के मनोभावों को समझने में देर नहीं लगी। जिस तरह उसके उपकार का कनक ने प्रतिदान किया, उसको याद कर कनक के गुणों के साथ उस कोमल स्वभाव की ओर वह आकर्षित हो चुका था। केवल लगाम अभी तक उसके हाथ में थी। उसी रसप्रियता के अंतर लक्ष्य को ताड़कर मन ही मन वह सुखानुभव कर रहा था। पर दूसरे ही क्षण इस अनुभव को वह अपनी कमजोरी भी समझता था। कारण इसके पहले ही वह अपने जीवन की गति निश्चित कर चुका था। साहित्य तथा देश की सेवा के लिए वह आत्मार्पण कर चुका था। इधर कनक का इतना अधिक एहसान उस पर चढ़ गया था, जिसके प्रति उसकी मनुष्यता स्वतः नतमस्तक हो रही थी। उसकी आज्ञा के प्रतिकूल आचरण की जैसे उसमें शक्ति ही न रह गई हो। वह अनुकूल प्रतिकूल अनेक प्रकार की ऐसी ही कल्पनाएं कर रहा था। सर्वेश्वरी ने कनक को सस्नेह पास बैठाकर कहा, ईश्वर ने तुम्हें अच्छा वरदान दिया है, वह तुम्हें सुखी और प्रसन्न करे। आज एक नई बात सुनाऊंगी। आज तक तुम्हें अपनी माता के सिवा पिता का नाम नहीं मालूम था। अब तुम्हारे पिता का नाम तुम्हें बता देना मेरा धर्म है। कारण तुम्हारे कार्यों से मैं देखती हूँ तुम्हारे स्वभाव में पिता पक्ष ही प्रबल है। बेटी, तुम रणजीत सिंह की कन्या हो। तुम्हारे पिता जयनगर के महाराज थे। उन दिनों मैं वहीं थी। उनका शरीर नहीं रहा। होते तो वह तुम्हें अपनी ही देखरेख में रखते। आज देखती हूँ तुम्हारे कुल के संस्कार ही तुम में प्रबल हैं। इससे मुझे प्रसन्नता है। अब तुम अपनी अनमोल अलभ वस्तु संभाल कर रखो, उसे अपने अधिकार में करो। आगे तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ है। माता की सहृदय बातों से कनक को बड़ा सुख हुआ। स्नेह जल से सिक्त होकर वह बोली, अम्मा, ये सब तो वह कुछ जानते ही नहीं, मैं कह भी नहीं सकती। किसी तरह इशारा करती हूँ तो कोई जैसे मुझे पकड़कर दबा देता है। कुछ बोलना चाहती हूँ तो कंठ से आवाज ही नहीं निकलती। तुम उन्हें कुछ दिन बहला रखो, समय आने पर सब बातें आप खुल जाएंगी। मैं अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करूंगी तो इसका उन पर बुरा असर पड़ेगा। नौकर से जेवर का बॉक्स बढ़ा देने के लिए सर्वेश्वरी ने कहा, आज कनक के लिए सबसे बड़ी परीक्षा का दिन है। आज की विजय उसकी सदा की विजय है। इस विचार से सर्वेश्वरी बड़े विचार से सोने और हीरे के अनेक प्रकार के आभरणों से उसे सजाने लगी। बालों में सुगंधित तेल लगा, किनारे से तिरछाई मांग काढ़, चोटी गूंथ कर चक्राकार जूड़ा बांध दिया। हीरे की कनीजड़े सोने के फूलदार कांटे जूड़े में पिरो दिए। कनक ने अच्छी तरह सिंदूर मांग में भर लिया। उसकी ललाई उस सिर का किसी के द्वारा कलम किया जाना सूचित कर रही थी। सर्वेश्वरी ने बसंती रंग की साड़ी पसंद की। सिर से पैर तक कनक को सजा दिया उसने। अम्मा, मुझे तो यह सब भार लग रहा है, मैं चल न सकूंगी। सर्वेश्वरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कनक राजकुमार के कमरे की ओर चली। जीने पर उतरते समय आभरणों की झंकार से राजकुमार का ध्यान आकर्षित हुआ। अलंकारों की मंजीर ध्वनि धीरे धीरे निकट होती गई। अनुमान से उसने कनक के आने का निश्चय कर लिया। दरवाजे के पास आते ही कनक के पांव ठिठक गए। सर्वांग संकोच से शिथिल पड़ गया। कृत्रिमता पर बड़ी लज्जित हुई। मन को किसी प्रकार दृढ़ कर होंठ काटती, मुस्कुराती, वायु को केशों की सुरभि से सुगंधित करती हुई धीरे धीरे चलकर गद्दी के एक प्रांत में राजकुमार के बिल्कुल निकट बैठ गई। राजकुमार ने केवल एक नजर कनक को देख लिया। हृदय ने प्रशंसा की, मन ने एकटक यह छवि खींच ली। प्रतिज्ञा के अदम्य झटके से हृदय की प्रतिमा शून्य में परमाणुओं की तरह विलीन हो गई। राजकुमार चुपचाप बैठा रहा। हृदय पर जैसे पत्थर रख दिया गया हो।
कनक के मन में राजकुमार के बहलाने की बात उठी। उठकर वह पास ही रखा सुर बाहर उठा लाई। स्वर मिलाकर राजकुमार से कहा, कुछ गाइए। मैं गाता नहीं, आप गाइए, बड़ा सुंदर गाती हैं आप। फिर कनक के प्राणों में चुभ गया, तिलमिला गई। इस चोट से हृदय के तार और दर्द से भर गए। वह गाने लगी, हमें जाना इस जग के पार, जहाँ नयनों से नयन मिले, ज्योति के रूप सहस्रा खिले, सदा ही बहती रे रस धार वहीं जाना। इस जग के पार कामना के कुसुमों को कीट काट करता, छिद्रों की छीट, यहाँ रे सदा प्रेम की ईंट परस्पर खुली सौ बार। डोल सहसा संशय में प्राण रोक लेते हैं, अपना दान यहाँ रे सदा प्रेम में मान, ज्ञान में बैठा मोह असार, दूसरे को कस अंतर तोल नहीं होता, प्राणों का मोल वहाँ के बल वे लोल, नयन दिखलाते निश्चल प्यार। अपने मुक्त पंखों से स्वर के आकाश में उड़ती हुई भावना की परी अपलक नेत्रों से राजकुमार देख रहा था। स्वर के स्रोत में उसने भी हाथ पैर ढीले कर दिए। अलक्ष्य ज्ञान में बहते हुए उसे अपार आनंद मिल रहा था। आंखों में प्रेम का बसंत फूट आया। संगीत में प्रेमिका कोकिला कूक रही थी। एक साथ प्रेम की लीला में मिलन और विरह प्रणय के स्नेह स्पर्श से स्वप्न की तरह जाग उठे। सोती हुई स्मृति की विद्युत शिखाएं हृदय से लिपटकर लपटों में जलने जलाने लगी। तृष्णा की सूखी हुई भूमि पर वर्षा की धारा बह चली। दूर की किसी भूल हुई बात को याद करने के लिए, मधुर स्फुट ध्वनि से श्रवण सुख प्राप्त करने के लिए दोनों कान एकाग्र हो चले। मंत्रमुग्ध मन में माया का अभिराम सुख प्रवाह भर रहा था। वह अकंपित अचंचल पलकों से प्रेम की पूर्णिमा में ज्योत्स्नामृत पान कर रहा था। देह की कैसी नवीन कांति, कैसे भरे हुए सहज सुंदर अंग, कैसी कटी छटी शोभा। इसके साथ मंजा हुआ अपनी प्रगति का कैसा अबोध स्वर, जिसके स्पर्श से जीवन अमर मधुर कल्पनाओं का केंद्र बन रहा है। रागिनी की तरंगों से कांपते हुए उच्छ्वास, तान मूर्छनाएं उसी के हृदय सागर की ओर अनर्गत विविध भगिमाओं से बढ़ती चली आ रही है। कैसा कुशल छल, उसका सर्वस्व उससे छीन लिया, और इस दान में प्राप्ति भी कितनी अधिक, जैसे इसके तमाम अंग उसके हुए जा रहे हैं और इसके राजकुमार एकाग्रचित से रूप और स्वर पान कर रहा था। एक एक शब्द से कनक उसके मर्म तक स्पर्श कर रही थी। संगीत के नशे में, रूप के लावण्य में, अलंकारों की प्रभा से चमकती हुई कनक मरीचिका के उस पथिक को पथ से भुलाकर बहुत दूर ले गई। वह सोचने लगा, यह सुख क्या व्यर्थ है। यह प्रत्यक्ष ऐश्वर्य आकाश पुष्प की तरह केवल काल्पनिक कहा जाएगा। यदि इस जीवन की कांति हृदय के मधु और सुरभि के साथ वृक्ष ही पर सूख गई तो क्या फल। कनक, तुम मुझे प्यार करती हो, सहसा वह कह उठा। कनक को इष्ट मंत्र के लक्ष्य जप के पश्चात सिद्धि मिली। उसके हृदय सागर को पूर्णिमा का चंद्र दीख पड़ा। उसके यौवन का प्रथम स्वप्न सत्य के रूप में मूर्तिमान हो आंखों के सामने आ गया। चाहा कि जवाब दे, पर लज्जा से समस्त अंग जकड़ से गए। हृदय में एक अननुभूत विद्युत प्रवेश कर गुदगुदा रही थी। ऐसी दशा आज तक कभी न हुई थी। मुक्त आकाश में उड़ती हुई रंगीन परों की विहग परी राजकुमार के मन की डाल पर बैठी थी, पर किसी जंजीर से नहीं बंधी, किसी पिंजड़े में नहीं आई। पर इस समय उसी की प्रकृति उसके प्रतिकूल हो रही है। वह चाहती है कहूं, पर प्रकृति उसे कहने नहीं देती। क्या वह प्यार वह प्रदीप है जो एक ही एकांत गृह का अंधकार दूर कर सकता है? क्या वे सूर्य और चंद्र नहीं जो प्रतिग्रह को प्रकाशित करें? इस एकाएक आए हुए लाजपाश को काटने की कनक ने बड़ी कोशिश की, पर निष्फल हुई। उसके प्रयत्न की शक्ति से आकस्मिक लज्जा के आक्रमण में ज्यादा शक्ति थी। कनक हाथ में सुरबहार लिए, रत्नों की प्रभा में चमकती हुई, सिर झुकाए चुपचाप बैठी रही। इस समय राजकुमार की तरफ निगाह भी नहीं उठ रही थी। मानो एक तुम द्वारा जिसने उसे इतना दे दिया, जिसके भार से आप ही आप उसके अंग दादा की दृष्टि में नत हो गए। उस स्नेह सुख का भाव हटाकर आंखें उठाना उसे स्वीकार नहीं। बड़ी मुश्किल से एक बार सजल अनिमेष दृगों से सिर झुकाए हुए ही उसने राजकुमार की ओर देखा। वह दृष्टि कह रही थी, क्या अब भी तुम्हें अविश्वास है? क्या अभी और प्रमाण देने की आवश्यकता होगी? उन आंखों की वाणी पढ़कर राजकुमार एक दूसरी परिस्थिति में पहुंच गया, जहां प्रचंड क्रांति विवेक को पराजित कर लेती है। किसी स्नेह अथवा स्वार्थ के विचार से दूसरी श्रृंखला तोड़ दी जाती है। अनावश्यक परिणाम को एक भूल समझकर संध्या हो रही थी। सूर्य की किरणों का तमाम सोना कनक के सोने के रंग में, पीत सोने सी साड़ी और सोने के रत्नाभूषणों में मिलकर अपनी सुंदरता एवं अपना प्रकाश देखना चाहता था। और कनक चाहती थी संध्या के स्वर्ण लोक में अपने सफल जीवन की प्रथम स्मृति को हृदय में सोने के अक्षरों से लिख ले।
इंगित से एक नौकर को बुला कनक ने पढ़ने के कमरे से कागज, कलम और दवात ले आने के लिए कहा। सुरबहार वहीं गद्दी पर एक बगल रख दिया। नौकर कुल सामान ले आया। कनक ने कुछ लिखा और गाड़ी तैयार करने की आज्ञा दी। कागज नौकर को देते हुए कहा, यह सामान नीचे की दुकान से जल्द ले आओ। राजकुमार को कनक की शिक्षा के बारे में अधिक ज्ञान न था। वह उसे साधारण पढ़ी लिखी स्त्री में शुमार कर रहा था। कनक जब लिख रही थी तब लिपि देखकर उसे मालूम हो गया कि कनक अंग्रेजी जानती है। लिखावट सुंदर सधी हुई दूर से मालूम दे रही थी। अब हवाखोरी का समय है। कनक एक भार सा अनुभव कर रही थी जो बोलते समय उसके शब्दों पर भी अपना गुरुत्व रख रहा था। राजकुमार के संकोच की अर्गला कनक के आदर, शिष्टता और स्वभाव के अकृत्रिम प्रदर्शन से आप ही आप खुल गई। यूं भी वह एक बहुत ही स्पष्ट, स्वतंत्र प्रकृति का युवक था। अनावश्यक सभ्यता का प्रदर्शन उसमें नाम मात्र को न था। जब तक वह कनक को समझ न सका उसने शिष्टाचार बरता। फिर घनिष्ठ परिचय के पश्चात अभिनय से सत्य की कल्पना लेकर दोनों ने एक दूसरे के प्रति कार्यतः जैसा प्रेम सूचित किया था। राजकुमार उससे कनक के प्रसंग को बिल्कुल खुले हुए प्रवाह की तरह, हवा की तरह स्पर्श कर बहने लगा। वह देखता था उससे कनक प्रसन्न होती है। यद्यपि उसकी प्रसन्नता बाढ़ के जल की तरह उसके हृदय के कूलों को छापकर नहीं छलकने पाती। केवल अपने सुख की पूर्णता, अपनी अंतस्तरंगों की टलमल प्रसन्नता अपनी सुखद स्थिति का ज्ञान मात्र करा देती है। तुम अंग्रेजी जानती हो? मुझे नहीं मालूम था। कनक मुस्कुराई। हाँ, मुझे कैथरीन घर पर पढ़ा जाया करती थी। थोड़े ही दिन हुए मैंने पढ़ना बंद किया है। हम लोगों के साथ अदालत से आते समय कैथरीन ही थी। राजकुमार के मानसिक सम्मान में कनक का दर्जा बढ़ गया। उसने उस ग्रंथ को पूर्णतया नहीं पढ़ा। इस अज्ञान मिश्रित दृष्टि से कनक को देख रहा था। उसी समय नौकर एक कागज में बंधा हुआ कुछ सामान लाकर कनक के सामने रख गया। कनक ने उसे खोलकर देखा, फिर राजकुमार से कहा, लीजिए, पहन लीजिए। शाम हो रही है, टहल आवे प्रिंस ऑफ वेल्स घाट की तरफ। राजकुमार को बड़ा संकोच मालूम हुआ, पर कनक के आग्रह को टाल न सका। वह चुपचाप नए वस्त्र और जूते पहन लिए। कनक ने कपड़े नहीं बदले। उन्हीं वस्त्रों में वह उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार के सामने ही एक बड़ा शीशा दीवार पर लगा था। कनक इस तरह खड़ी हुई कि उसकी साड़ी और कुछ दाहिने अंग राजकुमार के आधे अंगों से छू गए। वह उसी तरह खड़ी हुई हृदय की आंखों से राजकुमार की दर्पण की आंखें देख रही थी। वहां उसे जैसे लज्जा न थी। राजकुमार ने भी छाया की कनक को देखा। दर्पण में 4 असंकुचित नेत्र, जिनमें एक ही मर्म, एक ही स्नेह का प्रकाश था, मुस्कुरा उठे। अलंकारों के भार से कनक की सरल गति कुछ मंद पड़ गई थी। राजकुमार को बुलाकर वह नीचे उतरने लगी। कुछ देर तक खड़ा वह उसे देखता रहा। कनक नीचे उतर गई, राजकुमार भी चला। कार तैयार खड़ी थी। अर्दली ने पीछे की सीट का द्वार खोल दिया। कनक ने राजकुमार को बैठने के लिए कहा। राजकुमार बैठ गया। लोगों की भीड़ लग रही थी। अवाक नेत्रों से आला अदना सभी कनक को देख रहे थे। राजकुमार के बैठ जाने पर कनक भी वहीं एक बगल बैठ गई। आगे की सीट पर ड्राइवर की बाईं तरफ अर्दली भी बैठ गया। गाड़ी चल दी। राजकुमार ने पीछे किसी को कहते हुए सुना, वाह रे तेरे भाग। गाड़ी बेलिंगटन स्ट्रीट से होकर धर्मतल्ले की तरफ दौड़ने लगी। सूर्य की अंतिम किरणें दोनों के मुख पर सीधी पड़ रही थीं, जिससे कनक पर लोगों की निगाह नहीं ठहरती थी। सामने खड़े लोग उसे एकटक देखते रहते। इस प्रकार आभूषणों से सजी हुई महिला को अवगुंठित, निस्त्रस्त चितवन, स्वतंत्र रूप से खुली मोटर पर विहार करते प्रायः किसी ने नहीं देखा था। इस अकाट्य युक्ति को कटी हुई प्रमाण के रूप में प्रत्यक्ष कर लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। कनक के वेश में इसके मातृपक्ष की तरफ जरा भी इशारा न था। कारण उसके मस्तक का सिंदूर ऐसे समस्त संदेह की जड़ काट रहा था। कलकत्ता की अपार जनता की मानस प्रतिमा बनी हुई अपने नवीन नयनों की स्निग्ध किरणों से दर्शकों को प्रसन्न करती कनक किले की तरफ जा रही थी। कितने ही छिपकर आंखों से रूप पीने वाले मोहचोर हवाखोर उसकी मोटर के पीछे अपनी गाड़ी लगाए हुए अनर्गल शब्दों में उसकी समालोचना करते हुए, उच्च स्वर से कभी कभी सुनाते हुए भी चले जा रहे थे। गाड़ी ईडन गार्डन के पास से गुजर रही थी। अभी वह स्थान देखिए नहीं देख पड़ता। कनक ने राजकुमार का हाथ पकड़कर कहा, हाँ, पेड़ों की आड़ है। यह क्रिकेट ग्राउंड है। वह क्लब है जो पत्तियों में हरा हरा दिखाई दे रहा है। एक बार फर्स्ट बटालियन से यहीं हम लोगों का फाइनल कूच बिहार शील्ड मैच हुआ था। भूली बात के आकस्मिक स्मरण से राजकुमार का स्वर कुछ मंद पड़ रहा था। आप किस टीम में थे? विद्यासागर कॉलेज की टीम में।
तब मैं चौथे वर्ष में था। स्कोर क्या रहा? 356 130 से हम लोग जीते थे। बड़ा डिफरेंस रहा। हाँ किसी ने सेंचुरी भी की थी। हाँ, इसी से तो इतना अंतर आ गया था। हमारे प्रोफेसर बनर्जी बॉलिंग बहुत अच्छी करते थे। सेंचुरी किसने की थी? राजकुमार कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे सहजकंठ से कहा, मैंने गाड़ी अब प्रिंस ऑफ वेल्स घाट के सामने थी। कनक ने ड्राइवर को आदेश दिया, ईडन गार्डन लौट चलो। ड्राइवर ने मोटर घुमा दी। राजकुमार किले के बेतार के तार वाले ऊंचे खंभे को देख रहा था। कनक की ओर देखकर कहा, इसकी कल्पना पहले हमारे जगदीश चंद्र बसु के मस्तिष्क में आई थी। मोटर बढ़ाकर ड्राइवर ने गेट के पास रोक दी। राजकुमार उतरकर कलकत्ता ग्राउंड का हो हल्ला सुनने लगा। कनक ने कहा, क्या आज कोई विशेष मैच था? मालूम नहीं, लगता है मोहन बागान तथा कलकत्ता लीग में मैच हो रहा है और शायद मोहन बागान ने गोल किया है। जीतने पर अंग्रेज इतना हल्ला नहीं करते। दोनों धीरे धीरे सामने बढ़ने लगे। मैदान बीच से पार करने लगे। किनारे की कुर्सियों पर बहुत से लोग बैठे थे। कोई कोई टहल रहे थे। पश्चिम की ओर यूरोपियन, उनकी महिलाएं और बालक थे। पूर्व की कतार में बंगाली, हिंदुस्तानी, गुजराती, मराठी, मद्रासी, पंजाबी, मारवाड़ी, सिंधी आदि मुक्त कंठ से अपनी अपनी मातृभाषा का महत्व प्रकट कर रहे थे। सहसा इन सबकी दृष्टि के आकर्षण का मुख्य केंद्र उस समय कनक हो गई। श्रुत अश्रुत, अस्फुट अस्फुट अनेक प्रकार की समीचीन अर्वाचीन आलोचना प्रत्यालोचनाएं सुनती हुई निसंकोच, अम्लान, निर्भय, वीतराग धीरे धीरे राजकुमार का हाथ पकड़े हुए कनक फव्वारे की तरफ बढ़ रही थी। युवक राजकुमार की आंखों में वीर्य, प्रतिभा, उच्छृंखलता और तेज झलक रहा था। उधर चलिए, कनक ने एक कुंज की ओर इशारा किया। दोनों उधर ही बढ़ चले। दूसरा छोटा मैदान पार कर दोनों उसी पूर्व परिचित कुंज की ओर बढ़े। बेंच खाली पड़ी थी। दोनों बैठ गए। सूर्यास्त हो चुका था, बत्तियां जल चुकी थीं। कनक मजबूती से राजकुमार का हाथ पकड़े हुए पुल के नीचे से डांड बंद कराते हुए नाव पर कुछ नवयुवकों को देख रही थी। वे नाव घाट की तरफ ले गए। राजकुमार एक दूसरी बेंच पर बैठे हुए नवीन यूरोपीय जोड़े को देख रहा था। वह बेंच पुल के उस तरफ खुली जमीन पर खाई के किनारे थी। आपने यही मेरी रक्षा की थी। कुछ भरे हुए सहज स्वर में कनक ने कहा, दैवयोग से मैंने देख लिया था, अन्यथा अब आपको सदा मेरी रक्षा करनी होगी। कनक ने राजकुमार के हाथ को मुट्ठी में जोर से दबाया। राजकुमार कुछ न बोला, सिर्फ कनक के स्वर से कुछ सजग होकर उसकी तरफ निहारा। उसके मुख पर बिजली का प्रकाश पड़ रहा था। आंखें एक दूसरी ही ज्योति से चमक रही थीं, जैसे वह एक प्रतिज्ञा की मूर्ति देख रहा हो। मैंने तो अपने स्वार्थ के लिए आपको बचाया। तुम्हारा कौन सा स्वार्थ? कनक ने सिर झुका लिया। मैंने अपना धर्म पालन किया। हाँ, तुमने उस दिन के उपकार का पूरे अंशों में बदला चुका दिया। कनक कांप उठी। कितने कठोर होते हैं पुरुष, इन्हें संभल कर वार्तालाप करना नहीं आता। क्या यही यथार्थ उत्तर है? कनक सोचती रही, फिर दमक कर कहा, हाँ, मैंने ठीक बदला चुकाया। मैं भी स्त्री हूँ। उसने राजकुमार का हाथ छोड़ दिया। राजकुमार को कनक के कर्कश स्वर से सख्त चोट लगी। चोट खाने की आदत न थी। आंखें चमक उठी। हृदयदर्शी की तरह मन ने कहा, इसने ठीक उत्तर दिया। बदले की बात तुम्ही ने तो उठाई थी। राजकुमार के अंग शिथिल पड़ गए। कनक को अपने उत्तेजित उत्तर के लिए कष्ट हुआ। उसने पुनः राजकुमार का हाथ पकड़ स्नेह सिक्त कोमल स्वर में कहा, बदला क्या? क्या मेरी रक्षा किसी आकांक्षा के विचार से तुमने की थी? तुमने? राजकुमार का संपूर्ण तेज पिघलकर तुमने में बह गया। हाथ आप ही आप उठकर कनक के कंधे पर ठहर गया। विवश कंठ ने आप ही आप कहा, क्षमा करो, गलती मेरी थी। सामने से बिजली की रोशनी और पत्तों के बीच से हंसती हुई चंद्र ज्योत्सना दोनों के मुख पर पड़ रही थी। पत्रों के मरमर से मुखर बहती हुई अदृश्य हवा डालियों, पुष्प पल्लवों और दोनों के बंधे हुए हृदयों को सुख की लालसा से स्नेह के झूले में हिलाकर चली गई। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। दोनों स्नेह दीप के प्रकाश में एकांत हृदय के कक्ष में परिचित हो गए। कनक पति की पावन मूर्ति देख रही थी और राजकुमार प्रेमिका की सरस, लावण्यमयी, अपराजित आंखें संसार के प्रलय से बचने के लिए उसके हृदय में लिपटी हुई एक कृशांगी सुंदरी। एक बात पूछूं? कनक ने राजकुमार के कंधे पर ठोड़ी रखते हुए पूछा। पूछो। तुम मुझे क्या समझते हो? मेरी सुबह की पलकों पर उषा की किरण। राजकुमार कहता गया, मेरे साहित्यिक जीवन संग्राम की विजय। कनक के सूखे कंठ की तृष्णा को केवल तृप्त हो रहने को जल था। पूरी तृप्ति का भरा हुआ तराग अभी दूर था। राजकुमार कहता गया, मेरी आंखों की ज्योति, कंठ की वाणी, शरीर की आत्मा,
कार्य की सिद्धि, कल्पना की तस्वीर, रूप की रेखा, डाल की कली, डले की माला, स्नेह की परी, जल की तरंग, रात की चांदनी, दिन की छां। बस बस, इतनी कविता एक ही साथ कि मैं याद भी न कर सकूं। कवि लोग सुनती हूँ, 2 ही 4 दिन में अपनी ही लिखी हुई पंक्तियां भूल जाते हैं। पर कविता तो नहीं भूलते। तब काव्य की प्रतिमा उनके सामने दूसरे ही रूप में खड़ी होती है। कवि एक ही सरस्वती में समस्त मूर्तियों का समावेश देख लेते हैं, और यदि मानसिक विद्रोह के कारण सरस्वती के अस्तित्व पर भी संदेह ने सिर उठाया, तो पक्की लिखा पढ़ी भी बेकार है। कारण किसी अदालत का अस्तित्व मानने न मानने पर ही स्थिर है। कनक चुप हो गई। 1 घंटा रात बीत चुकी थी। उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आई। कहा, आज मैंने कहा था तुम्हें खुद पकाकर खिलाऊंगी, अब चलना चाहिए। राजकुमार उठकर खड़ा हो गया। कनक भी खड़ी हुई। राजकुमार का बायां हाथ अपने दाहिने हाथ में लपेट चांदनी में चमकती लावण्य की नई लता सी हिलती डोलती सड़क की तरफ चली। मैं अब भी तुम्हें नहीं समझ सका कनक। मैं कोई गूढ़ समस्या बिल्कुल नहीं हूँ। तुम मुझी से मुझे समझ सकते हो, उसी तरह जैसे अपने को आईने से, और तुम्हारे जैसे आदमी के लिए जिसने मेरे जीवन के कुछ अंक पढ़े हों, मुझे न समझ सकना मेरे लिए भी वैसे ही रहस्य की सृष्टि करता है। और यह जानकर तुम्हें कुछ लज्जा होगी कि तुम मुझे नहीं समझ सके, पर अब मेरे लिए तुम्हें समझने की कोई दुरूहता नहीं रही। तुमने मुझे क्या समझा? यह मैं नहीं बतलाना चाहती तुम्हें। मैंने नहीं बतलाऊंगी। क्यों नहीं बतलाइएगा? मैं भी आज सुनकर ही छोड़ूंगा। राजकुमार कनक को पकड़कर फव्वारे के पास खड़ा हो गया। उस समय वहां दूसरा कोई न था। चलो भी सच, बड़ी देर हो रही है, मुझे अभी बड़ा काम है। नहीं, अब बतलाना होगा। क्या? यही, आप मुझे क्या समझी? क्या समझी? क्या समझे? लोग कुछ नहीं समझे, यही समझे। अच्छा, आप शायरी होगी। तभी तो आपके सब रूपों में कविता बनकर रहा जाएगा। नहीं, अब ठहरना ठीक नहीं। चलो। अच्छा, नाराजगी ठीक नहीं। मैंने तुम्हें दुष्यंत समझा। कहो, बात अब भी साफ नहीं हुई। कहाँ हुई? और समझाना मेरी शक्ति के बाहर है। समय आया तो समझा दिया जाएगा। राजकुमार मन ही मन सोचता रहा, दुष्यंत का पार्ट जो मैंने किया था, इसने उसका मजाक तो नहीं उड़ाया? अभिनय कहीं कहीं बिगड़ जो गया था। और क्या बात होगी, राजकुमार जितना ही बनता, कल्पना जाल उतना ही जटिल होता जा रहा था। दोनों गाड़ी के पास आ गए। अर्दली ने दरवाजा खोल दिया। दोनों बैठ गए। मोटर चल दी। कराकर कनक ने राजकुमार को अपने पढ़ने वाले कमरे में छोड़ दिया। स्वयं माता के पास चली गई। नौकर ने अलमारियां खोल दी। राजकुमार किताबें निकालकर देखने लगा। अंग्रेजी साहित्य के बड़े बड़े कवि, नाटककार और उपन्यासकारों की कृतियां थीं। दूसरे देशों के बड़े बड़े साहित्यिकों के अंग्रेजी अनुवाद भी रखे थे। राजकुमार आग्रहपूर्वक किताबों के नाम देखता रहा। कनक माता के पास गई। सर्वेश्वरी ने सस्नेह कन्या को पास बैठा लिया। कोई तकरार तो नहीं की? माता ने पूछा। तकरार कैसी अम्मा? पर उड़ता हुआ स्वभाव है, यह पिंजरे वाले नहीं हो सकते। कनक ने लज्जा से रुकते हुए स्वर में कहा। कन्या के भविष्य सुख की कल्याण कल्पना से माँ की आंखों में चिंता की रेखा अंकित हो गई। तुम्हें प्यार तो करते हैं ना? पुनः प्रश्न किया उसने। कनक का सौंदर्य दीप्त मस्तक आप ही आप झुक गया। हाँ, बड़े सहृदय हैं, पर दिल में एक आग है जिसे मैं बुझा नहीं सकती, और मेरे विचार से उस आग को बुझाने की कोशिश में मुझे अपनी मर्यादा से गिर जाना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकूंगी, चाहती भी नहीं, बल्कि देखती हूँ मैं स्वभाव के कारण कभी उसमें हवा का काम कर जाती हूँ। इसीलिए तो मैंने तुम्हें पहले समझाया था, पर तुम्हें अब अपनी तरफ से कोई शिक्षा में नहीं दे सकती। आज अपने हाथों पकाया भोजन खिलाने का वादा किया है अम्मा। कनक उठकर खड़ी हो गई। कपड़े बदलकर नहाने के कमरे में चली गई। नौकर को तिमंजिले वाले खाली कमरे में भोजन का कुछ सामान तैयार रखने को कहा। राजकुमार एक कुर्सी पर बैठा संवाद पत्र पढ़ रहा था। हिंदी और अंग्रेजी के कई पत्र कायदे से टेबल पर रखे थे। एक पत्र में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, चंदन सिंह गिरफ्तार। आग्रह स्फारित नेत्रों से एक सांस में राजकुमार कुछ इबारत पड़ गया। लखनऊ षड्यंत्र के मामले में चंदन गिरफ्तार किया गया था। दोनों एक ही साथ कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक ही दिन अपने अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए मैदान में आए थे। चंदन राजनीति की तरफ गया था, राजकुमार साहित्य की तरफ। चंदन का स्वभाव कोमल था, हृदय उग्र। व्यवहार में उसने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। राजकुमार को स्मरण आया, वह जब उससे मिलता झरने की तरह शुभ्र स्वच्छ बहती हुई, अपने स्वभाव
कि जल राशि में नहला वह उसे शीतल कर देता था। वह सदा ही उसके साहित्यिक कार्यों की प्रशंसा करता रहता है। उसे वसंत की शीतल हवा में सुगंधित पुष्पों के प्रसन्न कौतुक हास्य के भीतर के कोयलों, पपीहों तथा अन्यान्य वन्य विहंगों के स्वागत गीत से मुखर डालों की छाया से होकर गुजरने वाला देवलोक का यात्री ही कहता रहा है, और अपने को ग्रीष्म के तपे हुए मार्ग का पथिक, संपत्ति वालों की क्रूर हास्य कुंचित दृष्टि में फटा निस्सम्मान भिक्षुक, गली गली की ठोकरें खाता हुआ मारा मारा फिरने वाला रस लेश रहित कंकाल बतलाया करता था। वही मित्र, दुख के दिनों का वही साथी, सुख के समय का वही संयमी, आज निस्सहाय की तरह पकड़ लिया गया। राजकुमार क्षुब्ध हो उठा। अपनी स्थिति से उसे घृणा हो गई। एक तरफ उसका वह मित्र था और दूसरी तरफ माया के परिमल वसंत में कनक के साथ वह छे वह और चंदन। राजकुमार की वृत्तियां एक ही अंकुश से सतर्क हो गई। उसकी प्रतिज्ञा घृणा की दृष्टि से उसे देख रही थी। साहित्यिक, तुम कहाँ हो? तुम्हें केवल रस प्रदान करने का अधिकार है, रस ग्रहण करने का नहीं। उसकी प्रकृति उसका तिरस्कार करने लगी। आज आंसुओं में अपनी श्रृंगार छवि देखने के लिए आए हो। कल्पना के प्रासाद शिखर पर एक दिन एकाकी देवी के रूप में तुमने पूजा की, आज दूसरी को प्रेयसी के रूप से हृदय से लगाना चाहते हो। छे संसार के सहस्रों प्राणों के पावन संगीत तुम्हारी कल्पना से निकलने चाहिए। कारण, वहां साहित्य की देवी सरस्वती ने अपना अधिष्ठान किया, जिनका सभी के हृदयों में सूक्ष्म रूप से वास है। आज तुम इतने संकुचित हो गए कि उस समस्त प्रसार को सीमित कर रहे हो। श्रेष्ठ को इस प्रकार बंदी करना असंभव है। शीघ्र ही तुम्हें उस स्वर्गीय शक्ति से रहित होना होगा, जिस मेघ ने वर्षा की जलद राशि वाष्प के आकार से संचित कर रखी थी। आज यह एक ही हवा चिरकाल के लिए उसे तृष्णार्थ भूमि के ऊपर से उड़ा देगी। राजकुमार त्रस्त हो उठा। हृदय ने कहा, गलती की। निश्चय ने सलाह दी, प्रायश्चित करो। बंदी की हंसती हुई आंखों ने कहा, साहित्य की सेवा करते हो न मित्र। मेरी माँ थी जन्मभूमि और तुम्हारी माँ भाषा। देखो, आज माता ने एकांत में मुझे अपनी गोद में, अंधकार की गोद में छिपा रखा है। तुम अपनी माता के स्नेह की गोद में प्रसन्न होना। व्यंग्य के सहस्रों शूल एक साथ चुभ गए। जिस माता को वह राजेश्वरी के रूप में ज्ञान की सर्वोच्च भूमि पर अलंकृत बैठी हुई देख रहा था, आज उसी के नयनों में पुत्र की दशा पर करुणाश्रु बरस रहे थे। एक ओर चंदन की समादृत मूर्ति देखी, दूसरी ओर अपनी तिरस्कृत। राजकुमार अधीर हो गया। देखा, सहस्रों दृष्टियां उसकी ओर इंगित कर रही हैं। यही है, इसी ने प्रतिज्ञा की थी। देखा, इसके कुलंग गल गए हैं। लोग उसे देखकर घृणा से मुंह फेर लेते हैं। मस्तिष्क पर जोर देकर आंखें फाड़कर देखा, साक्षात देवी एक हाथ में पूजार्घ्य की तरह थाली लिए हुए, दूसरे में वासित जल, कुल रहस्यों की एक ही मूर्ति में निस्संशय उत्तर की तरह धीरे धीरे प्रशांत हेरती हुई अपने अपार सौंदर्य की आप ही उपमा कनक आ रही थी। जितनी दूर भी निगाह गई, कनक साथ ही साथ अपने परमाणुओं में फैलती हुई दृष्टि की शांति की तरह चलती गई। चंदन, भाषा, भूमि, कहीं भी उसकी प्रगति प्रतिहत नहीं। सबने उसे बड़े आदर तथा स्नेह की स्निग्ध दृष्टि से देखा, पर राजकुमार के लिए सर्वत्र एक ही सा व्यंग्य, कौतुक और हास्य। कनक ने टेबल पर तश्तरी रख दी, एक और लोटा रख दिया। नौकर ने ग्लास दिया, भरकर ग्लास भी रख दिया। भोजन कीजिए। शांत दृष्टि से राजकुमार को देख रही थी वह। राजकुमार उद्विग्न था। उसके हाथ, उसकी आंखें, उसकी इंद्रिय तंत्रियां उसके वश में न थीं। विद्रोह के कारण सब विशृंखल हो गई थीं। उनका सम्राट ही उस समय दुर्बल हो रहा था। भर्राई आवाज से कहा, नहीं खाऊंगा। कनक तरफ उठी। क्यों? इच्छा नहीं। आखिर कोई वजह? कोई वजह नहीं। कनक सहम गई। क्या जिसे होटल में खाते हुए कोई संकोच नहीं? वह बिना किसी कारण उसका पकाया भोजन नहीं खा रहा। कोई वजह नहीं? कनक कुछ कर्कश स्वर से बोली। राजकुमार के सिर पर जैसे किसी ने लाठी मार दी। उसने कनक की तरफ देखा। आंखों से दोपहर की लपटें निकल रही थीं। कनक डर गई। खोजकर भी उसने अपना कोई कसूर नहीं पाया। आप ही आप, साहस ने उमड़कर कहा। खाएंगे कैसे नहीं, मेरा पकाया हुआ है। किसी का हो? किसी का हो, यह कैसा उत्तर? कनक कुछ संकुचित हो गई। अपने जीवन पर सोचने लगी। खिन्न हो गई। माता की बात याद आई। वह महाराज कुमारी है। आंखों में साहस चमक उठा। राजकुमार तमक कर खड़ा हो गया, दरवाजे की तरफ बढ़ा। कनक वहीं मूर्तिवत निर्वाक अनिमेष नेत्रों से राजकुमार के आकस्मिक परिवर्तन को पढ़ रही थी। चलते देख स्वभावतः बढ़कर उसे पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? छोड़ दो। क्यों?
छोड़ दो। राजकुमार ने झटका दिया। कनक का हाथ छूट गया। कलाई दरवाजे से लगी। चूड़ी फूट गई। हवा में पीपल के पत्ते की तरह शंका से हृदय कांप उठा। चूड़ी कलाई में गर गई थी। खून बह निकला। राजकुमार का किसी भी तरफ ध्यान न था। वह बराबर बढ़ता गया। कलाई का खून झटकते हुए कनक ने बढ़कर बाहों में बांध लिया। उसे कहाँ जाते हो? छोड़ दो। कनक फूट पड़ी। आंसुओं का तार बंध गया। निःशब्द कपोलों से बहते हुए कई बूंद आंसू राजकुमार की दाहिनी भुजा पर गिरे। राजकुमार की जलती आग पर आकाश के शिशिर कणों का कुछ भी असर न पड़ा। नहीं खाओगे? नहीं। आज यहीं रहो, बहुत सी बातें हैं। सुन लो, फिर कभी ना आना। मैं हमेशा तुम्हारी राह छोड़ दिया करूंगी। नहीं। 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 क्यों? तबीयत। तबीयत? हाँ। जाओ। कनक ने छोड़ दिया। उसी जगह तस्वीर की तरह खड़ी आंसुओं के धुंध से एक अटक देखती रही। राजकुमार सीधा नीचे उतर आया। दरवाजे से कुछ ही दूर 3-4 आदमी खड़े आपस में बातें कर रहे थे। उस रोज गाना नहीं सुनाया। दूसरे ने कहा घर में कोई रहा होगा, इसीलिए बहाना कर दिया कि तबीयत अच्छी नहीं। तीसरा बोला, लो एक यह जा रहे हैं। अजी, ये कहाँ जाएंगे? बेटा निकाल दिए गए होंगे। देखो ना सूरत क्या कहती है। राजकुमार सुनता जा रहा था। पास ही एक मोटर खड़ी थी। फुटपाथ पर खड़े ये चारों बात कर रहे थे। घृणा से राजकुमार का अंग अंग जल उठा। इन बातों से क्या उसके चरित्र पर कहीं संदेह करने की जगह रह गई? इससे भी बड़ा प्रमाण और क्या होगा? छे, इतना पतन भी राजकुमार जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ पुरुष सह सकता है। उसे लगा कि किसी अंधकारागार से मुक्ति मिली। उसका उतनी देर के लिए रौरव भोग था समाप्त हो गया। वह सीधे कार्नवालिस स्ट्रीट की तरफ चला। चोर बागान अपने डेरे पर पहुंच ससंकोच कपड़े उतार दिए। धोती बदल डाली। नए कपड़े लपेटकर नीचे एक बगल जमीन पर रख दिए। हाथ पैर धो अपने चारपाई पर लेट रहा। बिजली की बत्ती जल रही थी। चंदन की याद आई। बिजली से खिंची हुई सी कनक यहाँ अपने प्रकाश में चमक उठी। राजकुमार जितनी ही घृणा, जितनी ही उपेक्षा कर रहा था, वह उतनी ही चमक रही थी। आंखों से चंदन का चित्र उस प्रकाश में छाया की तरह विलीन हो जाता। केवल कनक रह जाती थी। कान बराबर उस मधुर स्वर को सुनना चाहते थे। हृदय से निरंतर प्रतिध्वनि होने लगी, आज यहीं रहो, बहुत सी बातें हैं, सुन लो। फिर कभी ना आना, मैं हमेशा ही तुम्हारी राह छोड़ दिया करूंगी। राजकुमार ने नीचे देखा। अखबार वाला झरोखे से उसका अखबार डाल गया था। उठकर पढ़ने लगा। अक्षर लकीर से मालूम पड़ने लगे। जोर से पलकें दबा लीं। हृदय में उदास खड़ी कनक कह रही थी, आज रहो। राजकुमार उठकर बैठ गया। एक कुर्ता निकालकर पहनते हुए घड़ी की तरफ देखा। ठीक 10 का समय था। बॉक्स खोलकर कुछ रुपए निकाले। स्लीपर पहनकर बत्ती बुझा दी। दरवाजा बंद कर दिया। बाहर सड़क पर आंखड़ा देखता रहा। टैक्सी खड़ी हो गई। राजकुमार बैठ गया। कहाँ चलिएगा? भवानीपुर। टैक्सी एक 2 मंजिले मकान के गेट के सामने फुटपाथ पर खड़ी हुई। राजकुमार ने भाड़ा चुका दिया। दरबान के पास जा खबर देने के लिए कहा, अरे भैया, यहाँ बड़ी आफत रही, अब आपको मालूम हो जाएगा। माताजी को साथ लेकर बड़े भैया लखनऊ चले गए हैं। घर में बहुरानी अकेली है। एक सांस में दरबान सुना गया। फिर दौड़ता हुआ मकान के नीचे से पुकारने लगा, महरी, ओ महरी, सो गई क्या? महरी नीचे आई। क्या है? इतनी रात को महरी, ओ महरी, अरे भाई खफा ना हो, जरा बहुरानी को खबर कर दे। रज्जू बाबू खड़े हैं, ये बात नीचे से नहीं कह सकते थे? 3 जगह से लोच खाती हुई, खासतौर से दरबान को अपनी नजाकत दिखाने के उद्देश्य से महरी चली गई। इस दरबान से उसका कुछ प्रेम था, पर ध्वनि तत्व के जानकारों को इस दरबान के प्रति बढ़ते हुए अपने प्रेम का पता लगाने का मौका अपने ही गले की आवाज से वह किसी तरह भी न देती थी। ऊपर से उतरकर दासी राजकुमार को साथ ले गई। साफ अल्पसज्जित एक बड़े से कमरे में 21-22 साल की एक सुंदरी युवती पलंग पर संध्या की संकुचित सुरोजनी की तरह उदास बैठी हुई थी। पलकों के पत्र आंसुओं के शिशिर से भारी हो रहे थे। एक और एक विशृंखल अंग्रेजी संवाद पत्र पड़ा हुआ था। कई रोज बाद आए रज्जू बाबू, अच्छे तो हो ना? युवती ने सहज धीमे स्वर से पूछा। जी। राजकुमार ने पलंग के पास जा हाथ जोड़ सिर झुका दिया। बैठो। कंधे पर हाथ रख युवती ने प्रति नमस्कार किया। पास की एक कुर्सी पलंग के बिल्कुल नजदीक खींचकर राजकुमार बैठ गया। रज्जू बाबू, तुम बड़े मुरझाए हुए हो। 4 ही रोज में आधे रह गए, क्या बात है? तबीयत अच्छी नहीं थी। इच्छा रहते हुए भी राजकुमार को अपनी विपत्ति सुनाना अनुचित जान पड़ा। कुछ खाया तो क्यों होगा? युवती ने सस्नेह पूछा। नहीं, इस वक्त नहीं खाया। राजकुमार ने चिंता से सिर झुका लिया। महरी सुखासन में बैठी हुई कुछ बीड़ों में चूना और कत्था छोड़ चिट-चिट सुपारी कतर रही थी।
आवाज पा सरिता रखकर दौड़ी। जी। मेहरी पलंग के बगल में खड़ी हो गई। मिठाई, नमकीन और कुछ फल तश्तरी में लिया मेहरी चली गई। हम लोग तो बड़ी विपत्ति में फंस गए हैं रज्जू बाबू। अखबार में तुमने पढ़ा होगा। हाँ, अभी ही पढ़ा है, पर विशेष बातें कुछ समझ नहीं सका। मुझे भी नहीं मालूम। छोटे बाबू ने तुम्हारे भैया को लिखा था कि वहां किसानों का संगठन कर रहे हैं। इसके बाद ही सुना लखनऊ षड्यंत्र में गिरफ्तार हो गए। कहते कहते युवती की आंखें भर आई। राजकुमार ने एक लंबी सांस ली। कुछ देर कमरा प्रार्थना मंदिर की तरह निस्तब्ध रहा। बात यह है कि राज कर्मचारी बहुत जगह अकारण की लांछन लगाकर दूसरे विभाग के कार्यकर्ताओं को भी पकड़ लिया करते हैं। तभी तो ऐसा ही जान पड़ता है। ऐसी ही बात होगी बहू जी। और लोग छिपकर बागी हो जाते हैं। उन्हें बागी बनाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं अधिकारियों पर है। उनके साथ इनका कुछ ऐसा तीखा बर्ताव होता है। ये जैसी नीची निगाह से उन्हें देखते हैं वे बर्दाश्त नहीं कर पाते। और उनकी मनुष्यता जिस तरह भी संभव हुआ इनके अधिकारों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर बैठती है। मुमकिन है ऐसा ही कुछ छोटे बाबू के साथ भी हुआ हो। बाबूजी, चलते समय भैया और कुछ भी तुमसे नहीं कह रहे? तेज निगाह से राजकुमार ने युवती को देखकर कहा। ना। युवती सरल नेत्रों से इसका आशय पूछ रही थी। यहाँ चंदन की किसी दूसरी तरह की चिट्ठियां तो नहीं है? युवती घबराई। मुझे नहीं मालूम। उनकी विप्लवात्मक किताबें तो होंगी ही। अगर ले नहीं गए? मैंने उनकी आलमारी नहीं देखी। युवती का कलेजा धक धक करने लगा। तज्जुब क्या? अगर कल पुलिस यहाँ सर्च करे? युवती त्रस्त चितवन से सहायता प्रार्थना कर रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए रज्जू बाबू। मुझे इन बातों से बड़ा डर लग रहा है। बहू जी, राजकुमार ने चिंता की नजर से कल्पना द्वारा दूर परिणाम तक पहुंचकर पुकारा। क्या? स्वर के तार में शंका थी। ताली तो अलमारियों की होगी तुम्हारे पास। चंदन की पुस्तकें और जितनी हो सब एक बार देखना चाहता हूँ। युवती घबराई हुई उठकर द्वार की ओर चली। खोजकर तालियों का एक गुच्छा निकाला। राजकुमार के आगे आगे जीने से नीचे उतरने लगी। पीछे राजकुमार अवश्यंभावी विपत्ति पर अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता हुआ। नीचे एक बड़े से हाल की एक और एक कमरा था। यही चंदन का कमरा था। वह जब यहाँ रहता था प्रायः इस कमरे में बंद रहा करता था। ऐसा ही उसे पढ़ने का व्यसन था। कमरे में कई अलमारियां थीं। अलमारियों की अद्भुत किताबें राजकुमार की स्मृति में अपनी करुणा की कथाएं कहती हुई सहानुभूति की प्रतीक्षा में मौन ताक रही थीं। कारागार उन्हें असह्य हो रहा था। वे शीघ्र अपने प्रिय के पाणी ग्रहण की आशा कर रही थीं। बहू, गुच्छा मुझे दे दो। राजकुमार ने एक अलमारी खोली। वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किताबें निकालता हुआ फटाफट फर्श पर फेंक रहा था। युवती यंत्र की तरह एक टेबल के सहारे खड़ी अपलक दृष्टि से उन किताबों को देख रही थी। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी कुल अलमारियों की राजकुमार ने अच्छी तरह तलाशी ली। जमीन पर करीब करीब 150-200 किताबों का ढेर लग गया। फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, भारत, इजिप्ट, इंग्लैंड सब देशों की सजीव स्वर में बोलती हुई स्वतंत्रता के अभिषेक से दृप्त मुख मनुष्य को मनुष्यता की शिक्षा देने वाली किताबें थीं। राजकुमार 2 मिनट तक दोनों हाथ कमर से लगाए उन किताबों को देखता रहा। युवती राजकुमार को देख रही थी। टप टप कई आंसू राजकुमार की आंखों से गिर गए। उसने एक ठंडी सांस ली। मुकुलित आंखों से युवती भविष्य की शंका की ओर देख रही थी। ये कुल किताबें अब चंदन के राजनीतिक चरित्र के लिए आपत्ति कर सकती हैं। जैसा जान पड़े करो। भैया जी शायद इन्हें जला देते और तुम? मैं जला नहीं सकूंगा। तब भाई चंदन तुम जीते। मेरी सौंदर्य की कल्पना एक दूसरी जगह छिन गई। मेरी दृढ़ता पर तुम्हारी विजय हुई। राजकुमार सोच रहा था। युवती राजकुमार की ओर एकटक देख रही थी। इन्हें मैं अपने यहाँ ले जाऊंगा। अगर तुम भी पकड़ लिए गए न रज्जू बाबू, इन्हें फूंक दो। क्या? राजकुमार की आंखें देख युवती डर गई। राजकुमार ने किताबों को एकत्र कर बांधा। फिर कहा, और जहां जहां आप जानती हो जल्द देख लीजिए। अब तो 2 बज रहे होंगे। युवती कर्तव्य रहित सी निर्वाक खड़ी राजकुमार की कार्यवाही देख रही थी। सचेत हो। ऊपर जाकर कोठरियों के कागज पत्र देखने चली। कमरे के बाहर मेहरी खड़ी मिली। एकाएक इस परिवर्तन को देखकर भीतर आने की उसकी हिम्मत न हुई। दहशत खाती हुई बोली, जलपान बड़ी देर से रखा है। युवती लौट आई। राजकुमार से कहा, रज्जू बाबू पहले कुछ जलपान कर लो। आप जल्द जाइए, मैं खा लूंगा। वहीं टेबल पर रखवा दीजिए। युवती चली गई। मेहरी ने वहीं चंदन की टेबल पर तश्तरी रख दी। जल भरा ढक्कनदार लोटा और गिलास रख दिया। राजकुमार शीघ्र ही दोबारा कुल अलमारियों की जांच कर ऊपर चला गया। 2-1 घरेलू पत्र ही मिले। एक बात कहूं? कहो। भैया जी कब तक लखनऊ रहेंगे? कुछ कह नहीं गए। शायद जब तक चंदन का फैसला न हो जाए।
तब तक रहें। संभव है। आप एक काम करें क्या? चलिए, आपको आपके मायके छोड़ दूं। युवती सोचती रही। सोचने का समय नहीं, जल्द ही ना कीजिए। चलो, यहाँ पुलिस के लोग रहेंगे। आवश्यक चीजें, अपने गहने और नकद जो कुछ हो ले लीजिए। शीघ्र ही सब ठीक कर लीजिए, ताकि 4 बजे के पहले हम लोग यहाँ से निकल जाएं। मुझे बड़ा डर लग रहा है। रज्जू बाबू, मैं हूं ही अभी, कोई इंसान आपका क्या बिगाड़ सकेगा। मैं लौटकर आपको तैयार देखें। राजकुमार गैरेज से मोटर निकाल लाया। किताबों का लंबा सा बंधा हुआ बंडल उठाकर सीट के बीच में रख बैठ गया। फिर कलकत्ते की तरफ उड़ चला। अपने घर पहुंचा। जिस तरफ फाटक का छोटा दरवाजा वह खोलकर चिपका गया था, वैसा ही था। धक्के से खुल। चौकीदार को फाटक बंद करते समय दरवाजे का ख्याल नहीं आया। राजकुमार किताबों का बंडल लेकर अपने कमरे में गया। बक्स का सामान निकाल किताबें भर दी, ताला लगा दिया। जल्दी में जो कुछ सूझा बांधकर बत्ती बुझा दी, दरवाजा बंद कर दिया। फिर मोटर पर अपना सामान रख भवानीपुर चल दिया। जब भवानीपुर से लौटा तो 3:15 हुए थे। क्या क्या लिया देखें, युवती अपना सामान दिखलाने लगी। एक बॉक्स में कुछ कपड़े, 8-10 हजार के गहने और 20,000 नंबरी नोट थे। यह सब उसका अपना सामान था। मेहरी को मकान की झाड़ पोंछ करने के लिए वहीं रहने दिया। रक्षा के लिए 4 दरबान थे। युवती ने सबको ऊपर बुलाया। अच्छी तरह मकान की रक्षा करते हुए सुखपूर्वक समय पार करने के कुछ उपदेश दिए। दरबानों को विपत्ति की सूचना हो चुकी थी, कुछ न बोले। मेहरी बाहर से दुखी थी, पर भीतर एकांत की चिंता से खुश भी। बहू का बॉक्स उठाकर एक दरबान ने गाड़ी पर रख दिया। वह राजकुमार के साथ साथ नीचे उतरी। गेट की बगल में शिव मंदिर था। मंदिर में जा भगवान विश्वनाथ को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। राजकुमार ने ड्राइवर को बुलाया। गाड़ी गेट के सामने लगाए हुए चारों तरफ देख रहा था। अपनी रिस्टवॉच में देखा, 4:30 हो गया था। ड्राइवर आया, राजकुमार उतर पड़ा। जल्दी कीजिए, बहू प्रणाम कर लौट आई। मेहरी ने पीछे की सीट का दरवाजा खोल दिया। बहू बैठकर काली जी को प्रणाम करने लगी। बगल में राजकुमार बैठ गया। सामने सीट पर एक दरबान। अगर कोई पुलिस की तरफ से यहाँ आए तो कह देना मकान में कोई नहीं है। अगर इस पर भी वे मकान की तलाशी लें तो घबराना मत, और हर एक की पहले अच्छी तरह से तलाशी ले लेना। रोज मकान देख लिया करना। अपनी तरफ से कोई सख्ती न करना। डरने की कोई बात नहीं। अच्छा हुजूर, चलो, राजकुमार ने ड्राइवर से कहा। सियालदह गाड़ी चल दी। सीधे चौरंगी होकर जा रही थी। अब तक अंधेरा दूर हो गया था। उषा उगते हुए सूर्य के प्रकाश से अरुण हो चली थी, जैसे भविष्य की कोई क्रांति का कोई पूर्व लक्षण हो। राजकुमार की चिंताग्रस्त असुप्त आंखें भी इसी तरह लाल हो रही थीं। बगल में अनवगुंठित बैठी हुई सुंदरी की आंखें भी विषाद तथा निद्रा के भार से छलछलाई हुई लाल हो रही थीं। गाड़ी सेंट्रल एवेन्यू पार कर अब बहू बाजार स्ट्रीट से गुजर रही थी। गर्मियों के दिन थे। सूर्य का कुछ कुछ प्रकाश फैल चुका था। मोटर पूर्व की ओर जा रही थी। दोनों के मुख पर सुबह की किरणें पड़ रही थीं। दोनों के मुखों की क्लांति प्रकाश में प्रत्यक्ष हो रही थी। एकाएक राजकुमार की दृष्टि स्वतः प्रेरित सी एक तिमंजिले विशाल भवन की तरफ उठ गई। युवती भी आकर्षक मकान देखकर उधर ही ताकने लगी। बरामदे पर कनक रेलिंग पकड़े हुए एक दृष्टि से मोटर की तरफ देख रही थी। उसकी अनिंद्य सुंदर आंखों में भी उषा की लालिमा थी। उसने राजकुमार को पहचान लिया था। दोनों की आंखें एक ही लक्ष्य में बिंध गई। कनक स्थिर खड़ी ताकती रही। राजकुमार ने आंखें झुका लीं। उसे कल के लोगों की बातें याद आईं। घृणा से सर्वांग जर्जर हो गया। बहू जी देखा? हाँ, उस खूबसूरत लड़की को ना? हाँ, यही एक्ट्रेस कनक है। मोटर मकान को पीछे छोड़ चुकी थी। राजकुमार बैठा रहा। युवती ने फिर कर देखा। कनक वैसे ही खड़ी ताक रही थी। अभी भी देख रही है। तुमको पहचान लिया है शायद। राजकुमार कुछ न बोला। जब तक मोटर अदृश्य न हो गई, कनक खड़ी हुई ताकती रही। पीड़ित हृदय पर पुनः चोट लगी। कनक हृदय थाम कर रह गई। वज्र की तरह ऐसे ही लोग कठोर हुआ करते हैं। पहले जीवन में एकांत की कल्पना ने जिन शब्दों का हार गूंथा था, उसकी लड़ी में यतिभंग हो गया। तमाम रात प्रणय देवता के चरणों में पड़ी रोकर भोर कर दिया। प्रातः काल ही उनके सत्य आशीष का कितना बड़ा प्रमाण। अब यह समय की सरिता सागर की ओर नहीं, सूखे की ओर बढ़ रही थी। जितना ही आंसुओं का प्रवाह बढ़ रहा था, हृदय उतना ही सूख रहा था। बरामदे से आकर वह फिर पलंग पर पड़ रही। हृदय पर सांप लौट रहा था। कितना अपमान। यह वही राजकुमार था जिसने एक सच्चे वीर की तरह मेरी रक्षा की थी। छे, उसी दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्य की जबान थी। तुम मेरे शरीर की आत्मा,
मेरी कल्पना की तस्वीर, रूप की रेखा, डाल की कली, गले की माला, स्नेह की परी, जल की तरंग, रात की चांदनी, दिन की छाह हो। कनक ने उठकर पंखा खोल दिया। पसीना सूख गया, किंतु हृदय का ताप और बढ़ गया। इच्छा हुई राजकुमार को खूब खरी खोटी सुनाए। तुम आदमी हो, एक बात कहकर फिर भूल जाने वाले तुम इंसान हो। तुम होटलों में खाने वाले मेरे हाथ का पकाया भोजन नहीं खा सकते। वह कौन थी? होगी कोई मुझसे जरूरत? न, इधर ही गई है, पता लगाना चाहिए। वह थी कौन? मैना आकर सामने खड़ी हो गई। गाड़ी जल्द तैयार कराओ। उसी रात राजकुमार के चले जाने के बाद कनक ने अपने समस्त गहने उतार डाले थे। जिन वस्त्रों में थी उन्हीं में जूते पहन खटाखट नीचे उतर गई। इतना उत्साह था मानो तबीयत खराब हुई ही नहीं। खोजने जाऊं? ना, नीचे मोटर तैयार थी, बैठ गई। किस तरफ चलूं? ड्राइवर ने पूछा। राजकुमार की मोटर सियालदह की ओर गई थी। उसी ओर देखते हुए कहा, इस तरफ। फिर दूसरी तरफ वेलेस्ली स्क्वायर की ओर चलने के लिए कहा। मोटर चल दी। मोटर धर्मतल्ला पहुंची तो बाएं हाथ चलने के लिए कहा। वह राह भी सियालदह के करीब समाप्त हुई है। नुक्कड़ पर पहुंची तो स्टेशन की तरफ चलने के लिए कहा। कनक ने राजकुमार की मोटर का नंबर देख लिया था। सियालदह स्टेशन पर कई मोटरें खड़ी थीं। उतर कर देखा, उस मोटर का नंबर न मिला। कलेजे में फिर नई लपटें उठने लगीं। स्टेशन पर पूछा, क्या अभी कोई गाड़ी गई है? 6 अप एक्सप्रेस गया है। कितनी देर हुई? 7:05 पर छूटता है। स्तब्ध खड़ी रह गई। वह कैसी इंसानियत! देखा पर मिलना भी उचित न समझा। और मैं पीछे पीछे फिर रही हूं। बस अब पैरों भी पड़े तो मैं उधर न देखें। कनक चिंता में डूब रही थी। भीतर बाहर, पृथ्वी अंतरिक्ष, सब जगह जैसे आग लग गई हो। संसार आंखों के सामने रेगिस्तान सा तप रहा था। शक्ति का, सौंदर्य का एक चित्र नहीं देख पड़ता था। पहले की जितनी सुकुमार मूर्तियां कल्पना के जाल में आप ही फंस जाया करती थीं, अब वे सब जैसे जकड़ ली गई हों, मानो किसी ने उन्हें इस प्रलय के समय अन्यत्र कहीं विचरण करने के लिए छोड़ दिया हो। लौटकर कनक मोटर में बैठ गई। घर चलो, कहा उसने। ड्राइवर मोटर ले चला। कनक उतरी कि एक दरबान ने कहा, मेम साहब बैठी हैं। वह सीधे अपने पढ़ने वाले कमरे में चली गई। सर्वेश्वरी मिसेज कैथरीन के पास बैठी बातें कर रही थी। राजकुमार के जाने के बाद से सर्वेश्वरी के मन में एक आकस्मिक परिवर्तन हो गया था। वह अब कनक पर नियंत्रण करना चाहती थी। उसे मानव स्वभाव की बड़ी गहरी पहचान थी। कुछ दिन अभी कुछ न बोलना ही वह उचित समझती थी। कैथरीन की इस संबंध में उसने सलाह मांगी। बहुत कुछ वार्तालाप के बाद उसने कैथरीन को कनक के गार्जियन के तौर पर कुछ दिनों के लिए नियुक्त कर लेना उचित समझा। कैथरीन ने भी 6 महीने तक के लिए आपत्ति न की। फिर उसे यूरोप जाना था। उसने कहा, अच्छा हो अगर उस समय आप कनक को पश्चिमी आर्ट, नृत्य, गीत और अभिनय की शिक्षा के लिए यूरोप भेज दें। कनक में जैसा एकाएक परिवर्तन हो गया था, उसका ख्याल कर सर्वेश्वरी इस शिक्षा पर उसके प्रवृत्त होने की शंका कर रही थी। अतएव कैथरीन को मोड़ फेर देने के लिए नियुक्त कर लिया। कनक के आने की खबर मिलते ही सर्वेश्वरी ने उसे बुलवाया। माँ जी बुलाती हैं। मैना ने आकर कहा। कनक माता के पास गई। मेम साहब से अभी तुम्हारे ही विषय में बातें हो रही थीं। कनक की भौहों में बल पड़ गए। कैथरीन ताड़ गई। बोली, यही कि अगर कुछ दिन और पढ़ लेती तो अच्छा होता। कनक खड़ी रही। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अच्छी है। कनक ने तीव्र दृष्टि से कैथरीन को देखा। यूरोप चलने का विचार है? हाँ, सितंबर में तय रहा। अच्छी बात है। सर्वेश्वरी कनक की बेफौस आवाज से प्रसन्न हो गई। माता की बगल में ही बैठ गई कनक। विजयपुर के राजकुमार का राजतिलक है। कनक कांप उठी। जैसे जल की तरंग मन में बहती हुई सोचने लगी। राजकुमार का राजतिलक, हमने बयाना भी ले लिया है। 200 रुपए रोज, खर्च अलग। कब है? हमें परसों पहुंच जाना चाहिए। मैं चलूंगी। तुम्हें बुलाया था पर हमने इनकार कर दिया। कनक माता की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखने लगी। क्या करते? हमने सोचा शायद तुम्हारा जाना ना हो। नहीं, मैं चलूंगी। तुम्हारे लिए तो विशेष आग्रह था उनका। मेम साहब, क्या साथ चलने के लिए आपको फुर्सत होगी? फुर्सत कर ली जाएगी। कैथरीन की आंखें रुपयों की चर्चा से चमक उठी थीं। तुम्हें 501 रुपए रोज देंगे अगर तुम जाओ। कनक के हृदय में मानो एक साथ किसी ने 1000 सुइयां चुभो दी। दर्द को दबाकर बोली, सोचूंगी सर्वेश्वरी की मुरझाई हुई लता पर आषाढ़ की शीतल वर्षा हो गई। यह बात है, अपने को संभाल लो।
तमाम उम्र बर्बाद करने से फायदा क्या। हृदय की खान में बारूद का धड़ाका हुआ। करुणाद खुली चितवन से कनक राजकुमार का चित्र देख रही थी, जो किसी तरह भी हृदय पट से नहीं मिट रहा था। मन में कह रही थी, हो पुरुष, यह सब मुझे किसकी गलती से सुनना पड़ रहा है। चुपचाप दर्द को थाम कर तो तय रहा। हाँ, तार कर दिया जाए। कर दीजिए। तुम खुद लिखो अपने नाम से। कनक झपट कर उठी, अपने पढ़ने वाले कमरे से एक तार लिख कर ले आई। राजा साहब, तार मिला। अपनी माता के साथ महफिल करने आ रही हूँ। सर्वेश्वरी तार सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। सुनो, कैथरीन कनक को अलग बुला ले गई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। कनक के स्वभाव का ऐसा चित्र उसने आज ही देखा था। वह उसे ऊपर उसके कमरे में ले गई। वहां अंग्रेजी में कहा, तुम्हारा जाना अच्छा नहीं। बुरा क्या है, मैं इसीलिए पैदा हुई हूँ। राजा लोग, मैंने सुना है, बहुत बुरी तरह पेश आते हैं। हम रुपए पाने पर सब तरह का अपमान सह लेती है। तुम्हारा स्वभाव पहले ऐसा नहीं था। पहले बयाना भी न आता था। तुम यूरोप चलो, यहाँ के आदमी तुम्हारी क्या कद्र करेंगे। मैं वहां तुम्हें किसी लाड से मिला दूंगी। कनक की नसों में मानो किसी ने तेज झटका दिया। वह कैथरीन को घूर कर रह गई। तुम क्रिश्चियन हो जाओ, राजकुमार तुम्हारे लायक नहीं। वह क्या तुम्हारी कद्र करेगा। वह तुमसे दबता है रद्दी आदमी। मैडम, कड़ी निगाह से कनक ने कैथरीन को देखा। आंखों की बिजली से कैथरीन कांप उठी। कुछ समझ न सकी। मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ, तुम्हें ठीक राह पर ले चलने का मुझे अधिकार है। कनक संभल गई। मेरी तबीयत अच्छी नहीं, माफ कीजिएगा। इस वक्त मुझे अकेली छोड़ दीजिए। कनक को एक तीव्र दृष्टि से देखती हुई कैथरीन खड़ी हो गई। कनक पूर्ववत बैठी रही। कैथरीन तेजी से पीछे उतर गई। इसका दिमाग इस वक्त कुछ खराब हो रहा है। आप डॉक्टर की सलाह लें, सर्वेश्वरी से कहकर कैथरीन चली गई। कनक की आंखों के झरोखे से प्रथम यौवन के प्रभात काल में तमाम स्वप्नों की सफलता के रूप में राजकुमार ने ही झांका था, और सदा के लिए उसमें एक शून्य रखकर तिरोहित हो गया। आज कनक के लिए संसार में ऐसा कोई नहीं जितने हैं टूटे हुए यंत्र को बार बार छेड़कर उसके बेसुरेपन का मजाक उड़ाने वाले। इसीलिए अपने आप में चुपचाप पड़े रहने के सिवा उसके पास दूसरा उपाय न रह गया था। जो प्रेम कभी थोड़े समय के लिए उसके अंधकारमय हृदय को मणि की तरह प्रकाशित कर रहा था, वहीं अब दूसरों की परिचित आंखों के प्रकाश में जीवन के कलंक की तरह स्याह पड़ गया है। अंधकार पथ पर जिस एक ही प्रदीप को हृदय के अंचल में छिपा, वह अपने जीवन के तमाम मार्ग को आलोकमय कर लेना चाहती थी। हवा के अकारण झोंके से ही गुल हो गया। उस हवा के आने की पहले ही उसने कल्पना क्यों नहीं की। अभी तो पूरा पथ ही पड़ा हुआ है। अब उसका कोई लक्ष्य नहीं, वह दिग्यंत्र ही अचल हो गया है। अब वह केवल प्रवाह की अनुगामिनी है, और राजकुमार प्रतिश्रुत युवक के हृदय की आग रह रहकर आंखों से निकल पड़ती है। उसने जाति, देश, साहित्य और आत्मा के कल्याण के लिए अपने समस्त सुखों का बलिदान कर देने की प्रतिज्ञा की थी, पर प्रथम पदक्षेप में ही इस तरह आंखों में आंखें बिंध गई कि पथ का ज्ञान ही जाता रहा। अब वह बारंबार अपनी भूल के लिए पश्चाताप करता है, पर अभी उसकी दृष्टि पूर्ववत साफ न हुई। कनक की कल्पना मूर्ति उसकी तमाम प्रगतियों को रोककर खड़ी हो जाती, और प्रत्येक समर में राजकुमार की वास्तव शक्ति उस छाया शक्ति से परास्त हो जाती है। तमाम बाहरी कार्यों के भीतर राजकुमार का यह मानसिक द्वंद्व चलता जा रहा है। आज 2 दिन से वह युवती के साथ उसके मायके में है। वहीं से उसने यह खबर तार द्वारा लखनऊ भेज दी। चंदन के बड़े भाई नंदन सिंह ने तार से सूचित किया कि कोई चिंता न करें, मुमकिन है को मिल जाए। इस खबर से घर के सभी लोग प्रसन्न हैं। राजकुमार भी कुछ निश्चिंत हो गया। गर्मियों की छुट्टी थी, कलकत्ते के लिए विशेष चिंता न थी। युवती को उसके पिता माता, बड़े भाई और भावजें तारा पुकारती थीं। तभी राजकुमार को भी उसका नाम ज्ञात हुआ। राजकुमार को नाम मालूम हो गया है जानकर युवती कुछ लज्जित हुई। राजकुमार का अस्त व्यस्त सामान युवती के सुपुर्द था। पहले 2-1 रोज तक संभाल कर रखने की उसे फुर्सत न मिली। अब एक दिन अवकाश पा राजकुमार के कपड़े झाड़ तह कर रखने लगी। कनक के मकान वाले कपड़े एक ओर लिपटे अछूत की तरह एक बाल्टी की डंडी में बंधे हुए थे। युवती ने पहले वही गठरी खोली। भीतर एक जोड़ी जूते भी थे। सभी कपड़े कीमती थे। युवती उनकी दशा देख राजकुमार के गार्हस्थ्य ज्ञान पर खूब हंसी। जूते, धोती, कमीज, कोट अलग कर लिए। कमीज और कोट से सेंट की महक आ रही थी। झाड़ कर कपड़ों की चमक देखने लगी वह। कोट की दाहिनी बाह पर एक लाल धब्बा था। देखा, गौर से फिर देखा, संदेह जाता रहा। वह सिंदूर ही का धब्बा था। अब राजकुमार पर उसका संदेह हुआ।
रज्जू बाबू को वह महावीर तथा भीष्म ही की तरह चरित्रवान समझती थी। उसके पति भी रज्जू बाबू की इज्जत करते थे। उसकी सास उन्हें चंदन से बढ़कर समझती थी। पर यह क्या, यह सिंदूर ही था। युवती ने संदेह को सप्रमाण सत्य कर लेने के निश्चय से राजकुमार को बुलाया। एकांत था। युवती के हाथ में कोट देखते ही राजकुमार की दृष्टि में अपराध की छाप पड़ गई। युवती हंसने लगी। मैं समझ गई। राजकुमार ने सिर झुका लिया। यह क्या है? युवती ने पूछा। कोट अजी, यह देखो, यह धब्बा दिखाती हुई वह बोली। मैं नहीं जानता। नहीं जानते? नहीं जानते? नहीं, यह किसी की मांग का सेंदूर है जनाब। सुनते ही राजकुमार चौंक पड़ा। सेंदूर? हाँ हाँ, सेंदूर सेंदूर। देखो। राजकुमार की नजरों से वास्तव जगत गायब हो रहा था। क्या यह कनक की मांग का सेंदूर है? तो क्या कनक ब्याहता है? हृदय को बड़ी लज्जा हुई। कहा, बहूजी, इसका इतिहास बहुत बड़ा है। अभी तक मैं चंदन की चिंता में फंसा था, इसलिए नहीं बता सका। अब बताओ। हाँ, मुझे कुछ छिपाना थोड़े ही है, लेकिन बड़ी देर होगी। अच्छा, ऊपर चलो। युवती राजकुमार को ऊपर एक कमरे में ले गई। युवती चित्त को एकाग्र कर कुल कहानी सुनती रही। कहीं कहीं छूट रही है। जान पड़ता है सब घटनाएं तुम्हें नहीं मालूम। जैसे उसे तुम्हारी पेशी की बात कैसे मालूम हुई? उसने कौन कौन सी तदबीर की? युवती ने कहा। हाँ, मुमकिन है। जब मैं चलने लगा तब उसने कहा भी था कि बस आज के लिए रह जाओ, तुमसे बहुत कुछ कहना है। सब तुम्हारा कसूर है। तुम इतने पर भी उस पर कलंक की कल्पना करते हो। राजकुमार को एक हुक सी लगी। घबराया हुआ युवती की ओर देखने लगा। जिसने तुम्हारी सबसे नजदीक की बनने के लिए इतना किया, तुम्हें उसे इसी तरह का पुरस्कार देना था। प्रतिज्ञा तो तुमने पहले की थी। तनक क्या तुम्हें पीछे नहीं मिली? राजकुमार की छाती धड़क रही थी। लोग पहले किसी सुंदर वस्तु को उत्सुक आंखों से देखते हैं, पर जब किसी दूसरे स्वार्थ की याद आती है, आंखें फेर कर चल देते हैं। क्या तुमने उसके साथ ऐसा ही नहीं किया? युवती ने प्रश्न किया। राजकुमार के हृदय ने कहा, हाँ, ऐसा ही किया है। जबान से उसने कहा। नीचे कुछ लोगों को उसके चरित्र की अश्रव्य आलोचना करते हुए मैंने सुना है। झूठ बात, मुझे विश्वास नहीं। तुम्हारे कानों ने धोखा दिया होगा। और किसी के कहने ही पर तुम क्यों गए? इसलिए कि तुम खुद उस तरह की कुछ बातें उसके संबंध में सुनना चाहते थे। राजकुमार का मन युवती की तरफ हो गया। युवती मुस्कुराई। तो यह चलते समय की धरपकड़ का दाग है, क्यों? राजकुमार ने गर्दन झुका ली। अब भी नहीं समझे रज्जू बाबू? यह आप ही के नाम का सेंदूर है। राजकुमार को असंकुचित देखती हुई युवती हंस रही थी। आपसे प्रेम की भी कुछ बातें हुई। मैंने कहा था तुम मेरी कविता हो। युवती खिलखिलाकर हंसी। कैसा चोर पकड़ा? फिर आपकी कविता ने क्या जवाब दिया? कवि लोग अपनी ही लिखी पंक्तियां भूल जाते हैं। कितना सही उत्तर दिया। क्या अब भी आपको संदेह है? राजकुमार के मस्तक पर एक भार सा आ पड़ा। रज्जू बाबू, तुम गलत राह पर हो। राजकुमार की आंखें छलछला आई। मैं बहुत शीघ्र उससे मिलना चाहती हूँ। रज्जू बाबू, किसी की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। और उसकी जबान से जिसके हो चुके, हम भी जाएंगे दी। एक 8 साल का बालक दौड़ता हुआ ऊपर चढ़ गया और दोनों हाथों में अपनी बैठी हुई बहन का गला भर लिया। दीदी, आज राजा साहब के यहाँ गाना होगा। बड़े दादा जाएंगे, मुन्नी जाएंगी, हम भी जाएंगे। बालक उसी तरह अपनी बहन के गले में बाहें डाले थिरक रहा था। किसका गाना है? युवती ने बच्चे से पूछा। कनक 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 का। बालक आनंद से थिरक रहा था। युवती और राजकुमार गंभीर हो गए। बच्चे ने गला छोड़ दिया। बहन की मुद्रा देखी, फिर फुर्ती से जीने से उतर दौड़ता हुआ ही मकान से बाहर निकल गया। युवराज का अभिषेक है, यह दोनों जानते थे। विजयपुर वहां से मील भर है। युवती के पिता स्टेट के कर्मचारी थे। बालक की बात पर अविश्वास करने का कोई कारण न था। देखा बहूजी, राजकुमार ने अपने अनुभव सत्य की दृढ़ता से कहा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। रज्जू बाबू, किसके मन में कौन सी भावना है, इसका दूसरा अनुमान लगाए तो गलती का होना ही अधिक संभव है। अनुमान कभी कभी सत्य भी होता है, पर तुम्हारी तरह का अनुमान नहीं। अब तक कई लड़के आंगन में खड़े हुए तालियां पीटते थिरकते हुए हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे समस्वर में घोर संगीत छेड़े हुए थे। युवती ने झरोखे से लड़कों को एक बार देखा, फिर राजकुमार की तरफ मुंह करके कहा, अच्छा हो अगर आज स्टेशन पर कनक से मिला जाए। पूरब से एक ही गाड़ी 4 बजे आती है। नहीं, यह उचित न होगा। आपको तो मैं मकान से बाहर निकलने की राय दे ही नहीं सकता, और इस तरह के मामले में किसी बहाने मिल लेंगे। युवती उत्सुक हो रही थी। किसी बहाने भी नहीं बहूजी। स्टेट की बातें आपको नहीं मालूम। राजकुमार गंभीर हो गया। युवती त्रस्त हो संकुचित हो गई। पर मुझे एक दफा जरूर दिखा दो।
करुणाश्रित सहानुभूति की दृष्टि से देखती हुई युवती ने राजकुमार का हाथ पकड़कर कहा, अच्छा 2 रोज और बीत गए। अंगों के ताप से कनक का स्वर्ण रंग और चमक उठा। आंखों में भावना मूर्तिमती हो गई। उसके जीवन के प्रखर स्रोत पर मध्याह्न का तपन तप रहा था, जिसके वाष्प के बाह्यावरण के भीतर प्रवाह पर भावनाओं के सूर्य के सहस्रों ज्योतिर्मय पुष्प खुले हुए थे। पर उसे इनका ज्ञान न था। वह केवल अपने बाहरी आवरण को देखकर दैन्य से मुरझा रही थी। जिस स्नेह की डोर से उसके प्रणय के हाथों ने राजकुमार को बांधा था, केवल वही अब उसके रिक्त हाथों में रह गई है। अब उसकी दृष्टि में कर्तव्य का ज्ञान न रहा। स्वयं ही संचालित की तरह बाह्य वस्तुओं पर और फिर वहां से उसी तरह हताश हो उठाती है। उनसे उसकी आत्मा का संयोग नहीं रहता, जैसे वह स्वयं अब अकेली रह गई हो। इस आकांक्षा और अप्राप्ति के अपराजित समर में उन्हीं की तरह वह भी उच्छृंखल हो गई। इसीलिए माता के साथ अलक्ष्य गति पर चलती हुई वह गाने के लिए राजी हो गई। जिस जीवन का राजकुमार की दृष्टि में ही आदर न हुआ, उसका अब उसकी दृष्टि में भी कोई महत्व न रहा। सर्वेश्वरी कनक को प्रसन्न रखने के हर तरह के उपाय करती, पर वह उसे सदा ही वीतराग देखती। अतः भावी सुख के प्रति उसका संदेह बढ़ रहा था। वह देखती, चिंता से उसके अचंचल कपोलों पर आत्मसम्मान की एक दिव्य ज्योति खुल पड़ती थी, जिससे उसे कुछ त्रस्त हो जाना पड़ता और कनक की देह की हरियाली के ऊपर से जेठ की लू बह जाती थी। जल की मराल बालिका को स्थल से फिर जल में ले जाने की सर्वेश्वरी कोशिश किया करती, पर उसका इच्छित तराग दूर था। जिस सरोवर में वह उसे छोड़ना चाहती, वह उसे पंकिल देख पड़ता। स्वयं निर्मित रूप का जब अस्तित्व ही नहीं रहा, तब कला की निर्जीव मूर्तियों पर कब तक उसकी दृष्टि रम सकती थी। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास अप्सरा भाग 2। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।